सबसे पहले मैं थोड़ा सा नहीं बल्कि डिटेल ओवरव्यू करूंगी कि अगर पहले जो बच्चों का लेक्चर अगर किसी का मिस हो गया हो तो वो भी इस चीज़ को समझ ले और कोशिश करें कि आप इन टाइम क्लास को ज्वाइन किया करें, ठीक है, ताकि आपको पिछले कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। जब आप साइंसिस को पढ़ते हैं तो उसमें ये एक मुश्किल आप ये कह सकते हैं आ सकती है कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको सारी चीज़ें जो पिछली हमने की वो जो आप इवन लेक्चर में आएँ तो लेक्चर पढ़ कर आएँ, डिटेल उसको देख कर आया करें, तो हम उसको ताकि आपको समझ आए कि कहाँ से हम लिंक को जॉइन करें, ठीक है। आज मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में ही इसका ओवरव्यू करूँ पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, लेकिन हर बार ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। हम कुछ थोड़ा सा 5-2-4 मिनट में ही मिस कर, लेकिन मैं ऑफ कोर्स इसका एक रिव्यू ज़रूर किया करूँगी जो कि आपका पिछला लेक्चर हमने पढ़ा होगा। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने, लेट मी चेंज द कलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने दो चीज़ों पे इसको किया था कि एक आपके पास वर्ड है इलेक्ट्रो, मीन इलेक्ट्रिक चार्ज को ये कर रहा है शो, और दूसरा स्टैटिक्स मीन कि ये चार्ज एट रेस्ट है, और चार्जेस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के रेफरेंस से अभी अगर स्टैटिक हों रेस्ट पे हों, तो उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो फील्ड ऑफ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। अब क्योंकि बात हमने की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्ज इज़ एट रेस्ट, देन ऑफ कोर्स वी शुड नो व्हाट इज़ अ चार्ज। तो चार्ज को हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल्स और मैटर यू कैन से। तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो यू कैन से कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी, ये इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है जो कि आपके इन्वायरमेंट से उसका कोई इफ़ेक्ट होता हो या उसके साथ वो कोई चेंज होता हो, ठीक है जी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास चार्ज की इलेक्ट्रिक मैसेज का जो आप यू कैन से कि फुल नेम अगर आप उसको वर्ड लिखें दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये एक जस्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, जो भी आपके पास मैटर पार्टिकल है, जितने आपके पास पार्टिकल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं आपको कि ये एक उसकी जहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर चार्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि हम वहाँ पर कोई पार्टिकल्स देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल फिजिकल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास नेगेटिव और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है इसका। ओके, सो ये दो टाइप के पार्टिकल्स हैं और इन दोनों के पास एक इनहेरेंट इनके पास फोर्स होती है, जिसको हमने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर तो आपके पास दोनों सेम चार्जेस हैं, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो क्या होगा, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पुश करते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वी कैन से इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इस फोर्स को बाद में हम फर्दर फिर इसको डिस्कस करेंगे। हमने जब चार्ज को डिस्कस किया था तो वहीं पर हमने एक और पॉइंट पे डिस्कस किया कि ये जो चार्ज है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, जो आपका मैटर है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। क्लियर है ना ये बात आप लोगों को कि ये एटम से मिलके बनता है। एटम क्या होता है, एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज टर्म्स एज अ प्रोटॉन, और आपके पास योर नेगेटिव चार्ज उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो तरह के होते एटम में बेसिकली तीन पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तमाम के तमाम आपका डिफरेंट, आपके पास वुड है, आपके पास आयरन है, या आपके पास हाइड्रोजन एटम है, आपके पास हीलियम है, कोई भी आपके पास हो जाए, यूरेनियम हो जाए, कॉपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब चीज़ें आपके पास जो मैटर है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
तीनों में सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है, उनका जो नंबर है, क्योंकि आपको पता है ना, अपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ये नहीं होता कि कोई आपके पास शुरू में ऐसे मॉडल्स भी थे एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वहाँ पे कोई बिखरे नहीं पड़े हुए होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस में होते हैं, वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन्स, जो पिक्चर हमारे पास आती है, अगर मैं उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ कि ये आपका अगर न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर अगर आप अपना बनाते हैं एक उसके शेल्स हैं, डिफरेंट शेल्स आ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। उनमें क्या होता है, आपके पास ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी अरेंजमेंट होती है कि पहले शेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, वट इन चीज़ों को आप जानते हैं। तो आपके पास इस जो इनकी ये अरेंजमेंट होती है, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, उसकी बेस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन होते सब में आइडेंटिकल, आपके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन सेम होते हैं, विच मीन्स दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी वजह से हम पार्टिकल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास पार्टिकल कहाँ से आते हैं, तो पार्टिकल्स हमारे पास एटम से आते हैं। अब एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, हमारे पास प्रोटॉन्स हैं ये, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन को हम इसलिए डिस्कस नहीं करते इस सब्जेक्ट में या अपने पास यहाँ पर, क्योंकि कोई न्यूट्रल पार्टिकल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और हमने पहले ही अपनी फील्ड डिफाइन करी, उसको नैरो डाउन किया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स जो न्यूट्रल पार्टिकल होंगे उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन उनको आप किसी और जगह पे जाकर डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत नहीं है ऐसा, ठीक है जी। तो हमारे पास एटम हो जाते हैं, एटम के अंदर यू हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, एक्चुअली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि मैं नंबर को इससे शो करूँ, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो दिस इज़ टर्म्ड एज योर एटम। इसमें हमने बड़ा टाइम लगाया था, इसको हमने बाद में डिस्कस किया कि एटम में क्या होता है, कि एटम, इसीलिए आपका जो सारे का सारा आपके पास जो मटेरियल मौजूद होता है ना, सारा मटेरियल आपका जो मैटर है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज आपका मैटर इज़ कम्पोज ऑफ एटम्स। एटम क्या होते हैं, एटम पे नेट चार्ज ज़ीरो होता है, एटम न्यूट्रल होता है, तो आपके पास जो मैटर आता है बेसिकली वो भी फिर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास चार्ज इम्बैलेंस आ जाए, मीन्स कि आपके जो पार्टिकल है वो उसके अंदर जो है ये इक्वल ना रहे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का नंबर सेम ना रहे, तो वो क्या बन जाते हैं, वो आयंस बन जाते हैं, ठीक है। और चूंकि आपके पास 2 वेज हैं पार्टिकल चार्ज इम्बैलेंस के, या तो आप इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, मीन्स या तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं या आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या होता है कि आपके पास या तो पॉजिटिव आयन बन जाता है या नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक है। तो वो आयन बन जाता है और पहले हमारे पास क्या होता है, एटम होता है। ओके जी। अब आई थिंक यही चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको +3 चार्ज चाहिए किसी एटम पर, तो आप क्या करेंगे। +3 से मुराद ये है कि आप उसके अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव कर दें तो उसकी जो डेफिशिएंसी होगी, जब प्रोटॉन का नंबर जो उस आयन में है वो 3 बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। लेट्स सपोज कि आपके पास पहले 7 प्रोटॉन्स थे, ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर एटम की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर आपको यहाँ पर ऐसा आयन चाहिए है जिस पे +3 हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 तो पॉजिटिव है ना, 7 पॉजिटिव आपके पास हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, आप 4 अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। जब 3 को यहाँ करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन, या मैं यहाँ पर अगर इसको बच्चा माइनस लिखूँ इसको करने के लिए, क्या हो जाएगा, 7 - 4 करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, +3। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आप -3 लेकर आए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे। तब 7 - 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा, इन दैट केस -3। आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज -3 में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने एक्चुअली लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं, और अभी इसको रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, तो अगर किसी को उस दौरान हो सकता है कुछ मेरी बात समझ ना आई हो, या उसने अब पढ़ा कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो दोबारा क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं इस चीज़ को आपके साथ रिपीट कर रही हूँ, ठीक है।
फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है एटम में, जो हमारे पास ये आपका एटम है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये उसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस की इसके ऊपर कोई ना कोई इंचार्ज, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स है, ठीक है। हमने जो जितना आपका ये ऑर्बिट न्यूक्लियस से करीब होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ज़्यादा उसके साथ क्लोजली बाउंड होता है। और हम क्या कहते हैं, एटम कब बनता है, जब उसके पास कोई बाइंडिंग एनर्जी होती है, कोई ऐसी फोर्स होती है जो इसको इसके साथ खींच के रखती है, इसको भी खींच। अब जितना दूर होता जाएगा उसका इन्फ्लुएंस उस पर कम होता चला जाएगा, ठीक है। जितनी दूर आप जाते हैं उतना ही इन्फ्लुएंस कम होता चला जाता है। तो ये जो आपका समझे कि यहाँ पे लास्ट में जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पे इसका जो इफ़ेक्ट है, जो इस पर जिसकी बाइंडिंग फोर्स है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो दैट इज़ लेस देन दिस, और इसकी इससे लेस होगी, ठीक है। ये बात आपको पता है ना। अब क्या करते हैं, अब आपके पास जो डिफरेंट मटेरियल हैं, जो डिफरेंट एटम्स हैं, बास के अंदर आपका ये जो न्यूक्लियस है, ये अपने इस वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूजली उसने फ्रीडम दिया हुआ होता है कि भाई तुम यहाँ, इसके ये आपका वैलेंस है। जो आपका लास्ट शेल हो जिसमें वो पार्शली या फुली फिल्ड हो, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसके बाद का जो शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन शेल कहते हैं। वैसे ये बैंड होते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था, लेकिन जस्ट अपनी पिक्चर को सिंपल रखने के लिए मैं शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या है कंडक्शन वाले में, तो ये अलाउ करते हैं कि ये यहाँ से थोड़ा सा घूम फिर के यहाँ पर भी चले जाएँ, ठीक है। जो ये अलाउ करे, जो एटम या जिसका ये न्यूक्लियस इसको अलाउ करता हो, ऑफ कोर्स एटम, उन्हीं एटम सब से मिलके एक आपके पास मटेरियल बनेगा, दैट इज़ कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर। जो अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है कि आप थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं, उनको थोड़ा फ्रीडम देता है, उनको अपने साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं रखता, वो मूव कर सकते हैं, तो वो तो हल्की सी मामूली सी एनर्जी मिलने से, तो उनको हम कहते हैं कि ये कंडक्टर्स होते हैं। अच्छे कंडक्टर्स हों, इंसुलेटर्स हों या सेमी कंडक्टर्स हों, इसको क्लियर कर लें। तमाम के तमाम जो आपका मैटर है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी जो अरेंजमेंट है उनकी वो भी आइडेंटिकल है। एटम भी सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी हर मटेरियल का सेम होता है, लेकिन जो उनकी अरेंजमेंट अल्लाह ताला ने रखी है, जिस तरह से वो नेचर में अरेंज्ड हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। ये से घूम फिर सकता है, तो ये कंडक्ट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कंडक्शन आती है, ठीक है। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस अपने इस इलेक्ट्रॉन को, मैं करूँगी, इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर है, ये भी मैं कह देती हूँ, इसको मूव नहीं करने देता, ठीक है। वो इसको कहता है कि तुम ना तो अंदर पे अपने जगह पे फिक्स रहना है, वो आपके पास क्या आता है, इंसुलेटर्स आ जाते हैं। इनकी फिक्स होने की वजह से आपको क्या होता है, आपका पार्टिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, तो आपको कंडक्शन नहीं मिलती, ठीक है। और कुछ और तरह के आपके पास पार्टिकल्स मौजूद हैं यहाँ पर, जो अगर आपका, मैं फिर दोबारा मैं एक्सपोज थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ करना चाह रही हूँ मैं। ये आपका न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये आपका वो है अगला शेल है, लेट्स हम कहते हैं वेलेंस शेल, अंदर और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। ये अपने इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर आप सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर हैं, ठीक है, अप्रोच टू ज़ीरो आप कर सकते हैं उसको, ज़ीरो केल्विन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि यू कैन नॉट अप्रोच एग्जैक्टली ज़ीरो केल्विन, लेकिन आप ज़ीरो इतना लेस हो जाए क्या उसके क्लोज हो जाए, लेट्स सपोज। तो ये एलिमेंट आपके पास जो आपके इनके एटम्स हैं, ये बिहेव करते हैं एज एन इंसुलेटर। इनकी अगर आप उस टेम्परेचर पे इनको यूज़ करना चाहें तो ऐसा इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ये कंडक्शन नहीं करते। लेकिन सेम मटेरियल को जब आप लेके आ जाते हैं रूम टेम्परेचर, विच मीन्स कि अगर आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, तो यही वाले जो न्यूक्लियस है वो इसको अलाउ कर देता है कि ठीक है भाई, अब तो मूव कर सकते हो, कि तुम कंडक्शन वैलेंस से कंडक्शन में जा सकते हो। तो इसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी इसीलिए इनको कहते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली ये कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात को आप गौर करेंगे कि इसमें टेम्परेचर मैटर करता है। या तो ये जब लो टेम्परेचर पर होते हैं, इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, एंड व्हेन दे आर एट रूम टेम्परेचर दे बिहेव लाइक अ
कंडक्टर, ठीक है जी, ये सेमी कंडक्टर्स का होगा। फिर हमने सुपर कंडक्टर्स का भी किया था। कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिनको आप सफिशेंटली लो टेम्परेचर पर लेकर आएँ, जिनको हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं, तो वो कंडक्शन में विदाउट एनी रेजिस्टेंस वहाँ से कंडक्शन हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। क्योंकि जो आपके पास बाकी कंडक्टर्स हैं ना, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो आपका सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है, फिर आपके पास एल्युमिनियम गोल्ड वगैरह है वो उससे थोड़े से कम। ये जो थोड़ा सा कम बेस्ट और कम की जो दरमियानी रीज़न है वो ये है कि जो जितनी रेजिस्टेंस, जो जितनी कम रेजिस्टेंस पेश करेगा करंट के फ्लो को, वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स डिस्कस की थी अपने कंडक्टर्स के साथ, ठीक है। अब हम ये तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी ना, चार्ज के चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, सेम हो तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, सेम हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी सी कलेक्टिव प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं कि चार्ज की बेसिकली ओवरऑल जो भी आपके पास चार्ज हो, कोई एक भी चार्ज हो सकता है, उसकी वो कौन से लॉ को ऑब्जर्व करता है, उनको फुलफिल करता है, ठीक है। तो उसमें आज हम बेसिकली ये हमारा अभी तक जो मैंने डिस्कशन की है दैट इज़ एक रिव्यू था आपके लास्ट लेक्चर का, ठीक है। अब हम आपसे डिस्कशन करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली, वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यों करना चाहिए, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है जिसको वो जिस लॉ को वो करता है, दैट इज़ कंजर्वेशन लॉ। अब कंजर्वेशन लॉ से क्या मुराद है, कंजर्वेशन से सॉरी जी कंजर्वेशन से मुराद ये होती है कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस, or in other sense you can say the net quantity of electric charge means a number of positive charge minus a number of negative charge in the universe always is always conserved, सेम रहता है। अब एक जो नया लफ्ज़ इसमें यूज़ हुआ है दैट इज़ योर आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हम इस तरह से कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिस पर आपकी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती ना। लेट्स सपोज एक क्रूड एग्जांपल देती हूँ कि आप अपनी लेक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, आप उससे जब आपका लेक्चर शुरू नहीं हुआ होता तो आप बाहर आ जा सकते हैं, बाहर के लोगों से बात कर सकते हैं, बाहर जाके बैठ जाते हैं। तो जब आपका लेक्चर का टाइम एग्जैक्ट स्टार्ट होता है आपका, तो आपका लेक्चर हॉल अब बाकी लोगों से आइसोलेट हो जाता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। अब आप अंदर पढ़ रहे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स वटावर कुछ भी पढ़ें, अब बाहर के सिस्टम को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बाहर के लोग चाहे पार्टीज़ कर रहे हों, चाहे रिलैक्स कर रहे हों, लेटे हों, बैठे हों, भाग रहे हों, खेल रहे हों, अब उनकी कोई भी एक्टिविटी आपके जो अंदर हमारा क्लासरूम का जो एक सिस्टम उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता, हम उसकी परवाह नहीं करते, ठीक है। तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं कि टोटल किसी भी ने को आइसोलेटेड अपना सिस्टम बनाया है ऐसा जिसमें बाहर से चार्ज ना आ सकता है ना जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो वहाँ पर आप जो भी चार्जेस के साथ काम करेंगे, वो डिस्ट्रॉय हों या क्रिएट हों, तो वो चार्ज, उसका जो टोटल चार्ज है वो सेम रहता है। अगर लेट्स सपोज कि अगर आपने अपने सिस्टम को स्टार्ट किया था, कोई भी प्रोसेस जो आपने उसके अंदर करना था, आपने किया, जो आपके पास टोटल चार्ज जो भी आपके पास 5-6 चार्जेस थे, सबका टोटल चार्ज मिला के लेट्स सपोज वो +4 था, तो एट द एंड आप जो भी वहाँ पर मैनिपुलेशन कर लें, जो भी प्रोसेसेस वहाँ पर कर लें, उसके बाद आपके पास चार्ज कितना होना चाहिए, 4 ही रहना चाहिए। चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही आप 4 से उसको 5 बना सकते हैं। ये कंजर्वेशन लॉ है जिसको चार्ज स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अभी तक इतने अरसे से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कोशिश करते हैं हम। अब लॉस जो से होते हैं उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंटेशन में हर वक्त साइंटिस्ट बिजी रहते हैं, तो इसकी वायलेशन अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं की जा सकी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप इन अदर टर्म्स आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स फिज़िकल कंजर्वेशन लॉ है। और आप ये कह सकते हैं कि हमने एक बात की थी ना भी आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, तो अगर आप उनके अंदर चार्ज को कुछ चेंज करते हैं या आप बाहर से कोई चार्ज अपने पास अंदर लेकर आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अंदर से उतना ही चार्ज बाहर निकालना होगा, ठीक है। और आई कैन से चेंज इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इनटू द वॉल्यूम माइनस द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्यूम। यानी कि जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, उतना ही आपके पास वहाँ से जाना भी चाहिए, ताकि आपके पास जो नेट है, वहाँ जो आपके पास सिस्टम में जो चार्ज है वो आपके पास क्या रहे, सेम रहे, कंजर्व रहे, ठीक है जी। इसकी
इसकी अब हम ये जो हमने अपना कंजर्वेशन को देखा है, इसकी हम अब करना चाहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ आ सके। तो उसके लिए सबसे पहले एक जो एग्जांपल दैट इज़ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियाई। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। नेचर में आपके पास मुझे, जब मैं ये थोड़ा सा गैप देती हूँ इसलिए कि आप कुछ टाइप कर सकें, उससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे साथ कितने इंगेज हैं, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं जो भी आपके जहन में रेडियो एक्टिव से आता है, और जो जो बच्चे सुन रहे हों, लेक्चर में मौजूद हों, सब लोग इस छोटे मोटे येस नो के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आंसर किया करें ताकि पता चले मुझे कि कौन से लोग मौजूद हैं और कौन से लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऑफ कोर्स देखूंगा मैं बाद में जब अपनी या जब मैं आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर लगा रही होंगी तो तभी मैं इस चीज़ को डिस्कस चेक करूँगी, अदरवाइज़ तभी मैं नहीं दे रही हूँ। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स किया करें, इससे से आप लोग भी एक्टिव रहेंगे। आपको पता होगा कि मैडम किसी टाइम भी कोई क्वेश्चन हमसे, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से डिस्कशन वाले या ज़्यादा समझने वाले या कुछ करने में, तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन को आप आंसर किया करें लाइव चैट में। ठीक है, ओके। तो रेडियो एक्टिव आपके पास जिस तरह से डिफरेंट मटीरियल, उसमें एक टाइप रेडियो एक्टिव की भी होती है। जैसे आपको याद हो तो हम जब बात कर रहे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, कि प्रोटॉन जब प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम होता है, व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स। तो जितना आपके पास शुरू में तो वो सेम होता है, लेकिन जैसे ही आपके पास एटम का नंबर बढ़ना शुरू होता है, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके बराबर नहीं रहते प्रोटॉन के, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ये उनकी एक प्रॉपर्टी, अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी एक एग्जांपल यूरेनियम है, पास रेडियो एक्टिव है। अनस्टेबल से मुराद ये है कि आफ्टर उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है ना, ये इसकी रिपल्शन आप यू कैन से प्रोटॉन्स की अनस्टेबिलिटी को कॉज करते हैं, उनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन और बहुत ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली न्यूट्रॉन आपके पास आते हैं न्यूक्लियर फोर्स के लिए, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो न्यूक्लियाई भी हैं, तो इनके दरमियान में न्यूक्लियर फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, अब हम बात करें रेडियो एक्टिव की, तो क्या करते हैं कि वो जो आपके पास कोई भी न्यूक्लियाई या एटम होता है, वो आफ्टर सर्टेन टाइम, हर एलिमेंट या एटम का स्पेसिफिक अपना टाइम होता है, वो दूसरे अपने से छोटे वाले एलिमेंट में या एटम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डिके कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बाय एमिटिंग सर्टेन रेडिएशन। ठीक है, कुछ उसमें से वो आपको निकाल देता है और बाकी फिर आपके पास एक नया एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या, अभी हम बात करें बच्चे, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम एटम की बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियाई में हम उसका डिके देख रहे हैं। तो आपके पास एक आपका एटम है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 92। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसको शो करता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और नंबर ऑफ प्रोटॉन को, किसको शो करता है? एटम में आपको पता है ना कि हमने एक चीज़, अगर आपको किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाए, तो इसका क्या मतलब है कि आपको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल चुके हैं। ठीक है, 92 से मुराद से कि इसके पास 92 प्रोटॉन्स हैं, विच मीन्स कि इसके पास 92 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अभी हम उसके, अच्छा, और इसके पास क्या होता है 146 इसके पास न्यूट्रॉन, 92 आप देखें और 146, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर हो गए तो उसके पास न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से आपको क्या मिलता है? जी, सब लोगों ने इसका जवाब दे दिया, क्या होता है? उसको हम मैस नंबर कहते हैं। मैस नंबर इज़ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो आपको उसका मैस नंबर मिल जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर, दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर। ओके, एक हमारे पास आप रेडियो एक्टिव की एग्जांपल है यूरेनियम एटम की, दूसरा है थोरियम की। थोरियम क्या क्या होता है? थोरियम उससे लेस होता है, थोरियम में एटॉमिक नंबर 90 है और आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं 144, दो प्रोटॉन यहाँ पे कम हो गए हैं ना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो न्यूट्रॉन्स भी कम हो जाते हैं। ओके जी, अब आपको आइसोटोप्स का आपको पता है? जिनको पता है ठीक है, अदरवाइज़ बाकी जो लोग हैं वो इसको जब उनको मौका मिले लेक्चर के बाद उसको स्टडी करें कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। जब आपके पास कोई भी, लेट्स सपोज आपका एटम है, लेट्स मैं कहती हूँ कि 92 इसके पास क्या थे,
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स हैं। अगर ये इसके अंदर प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर इसका 90 हो, जिसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट एटम्स हो गए हैं, ठीक है। ये अब सेम एटम नहीं रहा, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो ये डिफरेंट एटम है। लेकिन समटाइम ये होता है कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 146 है, या 147 हो जाए, या 145 हो जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मैथ नंबर चेंज हो जाए, लेकिन अगर तो एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, इसका ये मतलब है कि एटम तो सेम है। अब फिर हम इनको क्या कहें, ये जो चेंज हो गए हैं न्यूट्रॉन या मैथ नंबर, उसको क्या कहते हैं, फिर उस एटम का हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स। अगर अभी आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप इसको फर्दर थोड़ी सी बच्चे स्टडी करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आइसोटोप क्या होता है। एक चीज़ के साथ साथ फिर आप बहुत सी चीज़ें सीखते चले जाते हैं, बात से बात बनती है। अब होता क्या है, क्योंकि यूरेनियम इज़ योर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव है, ये आफ्टर सर्टेन टाइम क्या करता है, डी अपने आप डिके कर जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किस में, थोरियम में। इसका मैथ नंबर लिखा है 238, इसका मैथ नंबर यूरेनियम का, और ये थोरियम का मैथ नंबर लिखा हुआ है। अब क्या होता है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बच्चे नीचे इक्वेशन लिखना चाहूँ, यूरेनियम के पास पॉजिटिव चार्ज था 92, उसको मैं पहले पॉजिटिव लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, 90। अब हम इसको यहाँ नहीं किया पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज रिमेन सेम, जितना आपकी आपके किसी प्रोसेस से पहले था, आफ्टर वर्ड्स भी वही होना चाहिए। नम आपके जितने मर्जी पार्टिकल्स बन जाए, जो मर्जी वहाँ पर प्रोसेस हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट शुड फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ को उसे हर सूरत पे फुलफिल करना है। तो अब मैं क्या, यहाँ पे कितने अब कमी हो गए, प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब +2 आना चाहिए। और ये जो आपका हीलियम न्यूक्लियाई है, इसके पास दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपका ये रिएक्शन था, ये पहले वाला शुरू वाला, यहाँ पे चार्ज नंबर 92, ये आपका फाइनल स्टेट है। समझिए कि आपकी एक रिएक्शन के बाद कुछ और चीज़ें बनी हैं। अब आपका यहाँ पे चार्ज किसके बराबर है जी, 92। सो विच मीन्स कि आपका ये जो एक डिके है, यूरेनियम डिकेज इनटू थोरियम, प्लस यहाँ के वो क्या करता है, हीलियम न्यूक्लियस को साथ में एमिट करता है, साथ में उसके मौजूद होता है। आपका चार्ज कंजर्वेशन की ये एक एग्जांपल बनती है। आपने जैसे आप करते हैं ना अपने केमिस्ट्री में, आप करते इक्वेशंस को बैलेंस करते थे, या सिंपल मैथमेटिक्स बन जाता है कि जब भी आपको, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने यूरेनियम और थोरियम लिखा ना, ये भी हो सकता है मैं लिखूँ एक्स, कोई भी नाम हो, क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स आपको नहीं याद हो सकते ना। इसके ऊपर मैं यहाँ पे +3 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं y कर देती हूँ, यहाँ पे मैं -2 लिख देती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ ये ट्रांसफार्म हो जाते हैं z में, और z का चार्ज है यहाँ पर लेट्स सपोज 4, +4। तो आप क्या करेंगे, आपने पूरी अपनी क्वेश्चन लिखेंगे +3 -2 इज इक्वल टू +4। तब आप ये देखेंगे कि क्या, ये क्या आंसर आता है। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, पहले ये क्या आ रहा है 1, और ये क्या आ रहा है 4। अब ये किसी के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन आपको ये कहता है कि दोनों साइड पे चार्ज बराबर होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को, ये जो आपके सामने अगर इस तरह से मैं कहूँ कि इसको आप चार्ज कंजर्वेशन को चेक करें वेदर दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल और नॉट, तो आप कहेंगे दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या डिमांड करता है कि चार्ज दोनों साइड पे सेम हो। दूसरी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपको कोई x+y दिया हुआ है, और ये a+b में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ का जो टोटल चार्ज था दैट वाज +5, और यहाँ का जो टोटल चार्ज था वो भी 5। तो आप क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज़ वैलिड बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अगर वो इनवैलिड है तो भी बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या था, सेम नहीं था आपके रिएक्शन की दोनों साइड पे। यहाँ पर अगर चार्ज आपका बैलेंस हो रहा है, तो क्या, तो भी किस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास लिखी हुई आए जिसमें चार्ज दोनों साइड पे सेम ना हो, तो इसका ये मतलब होगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
आप लिखेंगे दिस रिएक्शन इज़ नॉट वैलिड और नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। और आप अगर आपसे कहा जाए कि चेक करें ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो भी आप यही करेंगे कि आप सबसे पहले उसके चार्जेस को देखेंगे कि दोनों साइड पे बराबर हैं। अगर तो बराबर हैं तो आप कह देंगे कि यस ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर ये चार्ज दोनों साइड पे बराबर नहीं है तो इन एनी केस ये कभी भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए किसी भी रिएक्शन के लिए लाजमी है कि वो चार्ज कंजर्वेशन का जो लॉ है उसको फुलफिल करे। क्लियर है जी? अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। उसमें होता है कि हमारे पास एक फिज़िक्स में आपने बड़ी एक मशहूर इक्वेशन भी सुनी, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, E इज़ एनर्जी है और ये आपका क्या है, मैटर है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंजर्वेशन देखना चाह रहे हैं। ये फिजिकल प्रोसेस है जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं। द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ सब एटॉमिक पार्टिकल collides with its respective anti-particle to produce other particles। ठीक है, अब पार्टिकल क्या होता है, हमें एटम, इलेक्ट्रॉन, हमने देख लिया कि ये पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स के साथ इनके एंटी पार्टिकल भी आपके पास होते हैं। अब एंटी पार्टिकल से मुराद क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। इसका जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है, उसके आप ई के ऊपर प्लस साइन लिखते हैं। इसी तरह से आपके पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एंटी प्रोटॉन आप उसको कहते हैं, उसका माइनस होता है। ओके, व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, ये आप मुझे थोड़ा सा स्टडी करके बताएंगे। ठीक है, अभी हम देखे थे कि आपका ये अब एंटी पार्टिकल क्या होता है कि आप देखें इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं अदर देन चार्ज। ये जो आपका चार्ज है ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मैथ एग्जैक्टली सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का भी वही मैस होता है जो कि पॉजिट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का भी वही मैस होता है जो कि एंटी प्रोटॉन का होता है। मैस इनका सेम होता है और इनका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर पार्टिकल का चार्ज मैं कहती हूँ नेगेटिव है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का, तो उसके एंटी पार्टिकल का चार्ज क्या होगा जी, क्या होगा उसका चार्ज। इसी तरह से अगर आपका पार्टिकल पॉजिटिव है, ये पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, अगर इसका चार्ज पॉजिटिव हो तो इसके एंटी पार्टिकल का चार्ज क्या होगा। ठीक है जी, इसका चार्ज अपोजिट होगा जो भी पार्टिकल का चार्ज होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो एग्जांपल हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन, इट्स अ चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। एंड इट्स एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल में अगर ये नेगेटिव चार्ज के साथ है तो ये कौन से चार्ज के साथ आएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसको इलेक्ट्रॉन को आप ई से शो करते हैं। नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लिखते, लेकिन आपको चंद जो पार्टिकल हैं उनका चार्ज बाकी जो भी होंगे उनके साथ लिखा जाता है, अगर आपको कोई और पार्टिकल्स आ जाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। ये एटम के तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो आपको एटलीस्ट इनका खुद से भी पता होना चाहिए। और जो भी इनका एंटी पार्टिकल होगा उसका चार्ज क्या होता है, उस पर अपोजिट हो जाता है। सो पॉजिटिव एज वेल। अंडरगो एन इनहेलेशन, जब आपके पास मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो वो रेडिएशन बन जाते हैं, इनके मैटर ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम एनाइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रांसफार्मिंग इनटू टू गैमा रेज, गैमा रेज क्या है, दीज आर रेडिएशन, हाई एनर्जी लाइट। ठीक है, रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ई प्लस, यहाँ पे ई माइनस है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, सॉरी यहाँ पे -1 इसका चार्ज है, +1 है यहाँ पे। ठीक है, ये किस में जाके कन्वर्ट हो रहा है, गैमा रेज। गैमा रेज आर चार्जलेस पार्टिकल, या जो रेडिएशन है इनकी क्या होती है, ये इनका चार्ज क्या होता है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो यहाँ के -1 +1 क्या हो जाता है, ज़ीरो। ये किसके बराबर है, ज़ीरो के, विच मीन दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, या आपके नेचर में होने वाला प्रोसेस आप उसको देखते हैं, ये होता है आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फोटॉन्स में, 2 फोटॉन एमिट होते हैं। ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है। और आप इसको कैसे, इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चार्ज कंजर्वेशन को चेक करेंगे
किसी भी बच्चे फिजिकल प्रोसेस के होने के लिए जहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व हो, लाजमी है कि वो चार्ज कंजर्वेशन को फुलफ़िल करें। तो क्या होता है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएँ आपस में, बेटर देख, मैं ऊपर लिख लेती हूँ कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है प्लस मैं कहूँ दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या ये दो गैमा रेज बना सकते हैं? यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, जगह की कमी की वजह से यहाँ पे क्या लिखो -2, यहाँ पे 0, विच मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। आप लिखेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट अलाउड, is not possible, or this reaction is not valid because of charge conservation। और इसके बारे में आप लिखेंगे this reaction is possible because of charge conservation। दोनों में बात सेम आ रही है। अब जिसको चार्ज कंजर्वेशन का पता है उसको देखते पता चल जाएगा, अच्छा भाई यहाँ पे ये अलाउ नहीं हो सकता, -2 और 0 कि चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये कि दोनों साइड पे चार्ज क्या हो, चार्ज सेम हो। अगर आप दोनों चार्ज को सेम शो कर देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपका ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आपकी थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल आपकी जो सेकंड एग्जांपल है उसका रिवर्स है। क्रिएशन ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल फ्रॉम न्यूट्रल बोजान। न्यूट्रल बोजान कहते हैं बच्चा जो आपके पास रेडिएशन है, जो गैमा रेज है ना, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल बोजान। यानी कि आपके पास एनर्जी से अब आपके पास क्रिएशन हो जाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, किस किस की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। दो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं ना, तो दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज पेयर प्रोडक्शन। ये आपके पास आ जाता है, हम इसको अब बना के देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है जी। ठीक है, ये आपके पास गैमा रे है, वही जो आपका फोटॉन था, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैटर में। दिस इज़ योर एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। इसका पहला चार्ज क्या है, 0। इधर चार्ज क्या है, -1। इधर चार्ज क्या है, +1। तो 0 इज इक्वल टू 0, -1 + 1 0 हो जाता है ना। सो यू कैन से दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं कि गैमा रे ट्रांसफॉर्म कर जाए दो पॉजिट्रॉन में, तो इज़ इट पॉसिबल? क्या ख्याल आपका? यहाँ पे 0 चार्ज है, इसका इसका चार्ज क्या है, +1, इसका चार्ज क्या है, +1। तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, सो यू कैन से दिस रिएक्शन इज़ नॉट वैलिड। ये भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस किस्म के, मतलब ये जो एग्जांपल है, इससे आप इस किस्म के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आप उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फिज़िकल प्रोसेस है बच्चे, ये नेचर में होने वाली, मैं खुद से नहीं लिख रही हूँ कि कोई मैं बना नहीं रही हूँ। ये जो होने वाले आपके आपका जो पेयर प्रोडक्शन है, ये भी नेचर में होता है। इसी तरह से एनाइलेशन है, ये भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। आपका यूरेनियम सोडियम में फॉर श्योर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, अगर सोडियम किसी और में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तो ये वो रिएक्शन है जिनको हमने डिस्कस किया, जो होते होंगे नेचर में रिएक्शन, वहाँ पे चार्ज फॉर श्योर दो इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम होगा। और जहाँ पर ये नहीं होते होंगे वहाँ पर आपका चार्ज क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो नहीं बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, वो रिएक्शन हो ही नहीं सकते जहाँ पर आपका चार्ज बैलेंस ना हो। ठीक है जी, ये बचा एग्जांपल्स थी हमारी कंजर्वेशन लॉ की। चार्ज कंजर्वेशन लॉ उसको कहते हैं कि चार्ज हमेशा किसी एक्सपेरिमेंट से पहले या बाद में किसी सिस्टम में कंजर्व होता है, सेम होता है, जितना पहले था उतना बाद में होगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सिस्टम ये इतनी इम्बैलेंस की, आप ये भी रीज़न देखते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि कहीं से कोई चार्ज अंदर तो नहीं आकर जिसने आके एक इम्बैलेंस कर दिया, या जो चार्ज आपका प्रोड्यूस हुआ कहीं कुछ निकल तो नहीं गया। इसलिए हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं कि आपका ऐसा सिस्टम है कि ना तो उसके अंदर बाहर से चार्ज आ सकता है, ना बाहर चार्ज जा सकता है। और लेट्स सपोज आपका सिस्टम अगर इस तरह का है कि आपके अंदर चार्ज कहीं से आ भी रहा है और कहीं पर जा भी रहा है, निकल भी रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ चार्ज उसके अंदर एंटर होना चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ चार्ज ही वहाँ से निकलना चाहिए, ताकि नेट चार्ज विद इन योर सिस्टम रिमेन सेम। ठीक है जी, ये हमारा हो गया चार्ज कंजर्वेशन। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ हम देखना चाहते हैं दैट इज़ चार्ज क्वांटाइजेशन। आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज की वैल्यू को डिस्कस किया था, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखिए चार्ज की वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटेशन से हमने निकाली है।
अब क्वांटाइजेशन का ये मतलब है कि अब चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं ना, मैं जिसमें 2 लिखा है 3 लिखा है, तो चार्ज कैन नॉट टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़। ये नहीं हो सकता कि मैं ये लिख दूँ कि जी 0.5, इसको हम ई कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, कि ये हो जाए या 1.5 ई हो जाए, ऐसा नहीं होता, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ नहीं होती हैं, बट ओनली वैल्यूज़ दैट आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। इंटेग्रल मल्टीपल से मुराद है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 इस तरह से करके आपका ये आपका ये क्यू क्या है, ये आपका चार्ज है, जिस जो भी आपका टोटल सिस्टम का चार्ज है। एन क्या है, 1 2 3 4 आ जाएगा, और ई क्या है, ये आपका ई है एलिमेंट्री चार्ज। तो क्वांटाइजेशन से मुराद ये होती है कि आपके पास चार्जेस फ्रैक्शन में उसके नहीं होते, बल्कि आपके पास फुल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके। हाँ, एक एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद है, दैट आर क्वार्क्स। ये इसलिए मैंने, वैसे तो ये आपके इस वक्त इस स्टडी का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों को एक होता है, वो कहीं से कोई एक आधा लफ्ज़ उड़ता उड़ता पढ़ते हैं और फिर उस पर कहते हैं नहीं नहीं वो ये था वो था, आल्दो कि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नहीं है। क्वार्क से मिलके आपके क्या बनते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। दूसरे मतलब ये भी सब इनके अंदर भी सब स्ट्रक्चर मौजूद है। प्रोटॉन एलिमेंट्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई सब स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। लेकिन जो आपका प्रोटॉन है दैट इज़ कम्पोज ऑफ क्वार्क्स। तो क्वार्क्स के ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है, वो 1/3 ई -2/3 ई इस तरह से करके वो चार्ज होता है, ठीक है जी। ये जस्ट आपकी उसके लिए है कि आप बात को मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ कि क्वार्क्स एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्यों होते हैं, क्योंकि क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। जो भी आपके चार्ज पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो चार्ज क्वांटाइजेशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी भी एक छोटी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने डिस्कशन में जाएंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स would have to be removed from a coin to leave it with a charge of 1 into 10 raised to power -7 कूलम। मैंने आपको जब से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं चार्जेस को, मैं बार बार बता रही हूँ कि जब आपका मैटर होता है ना, कॉइन इज योर मैटर, तो वो क्या होगा, एसेंशियली उसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पर कोई चार्ज चाहते हैं, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि उस पर ये चार्ज आ जाए, तो आपको क्या करना होगा। अगर मैंने इसको पॉजिटिव किया, इसका ये मतलब है कि आपको उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, तभी बच्चे उसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा ना, अदरवाइज वो न्यूट्रल एंटिटी होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है, अब आप इस चीज़ को कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब आपने फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव करें। तो इसको हम अपने पिछले फार्मूला से इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं जस्ट आपको इसको डिस्कस कर रही हूँ कि क्यू आपका चार्ज था, अभी मैंने पीछे एक फार्मूला किया है, ठीक है। और एन और ई यू नो, ये एलिमेंट्री चार्ज, उसका फंडामेंटल चार्ज है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या आप इस इक्वेशन की मदद से, चार्ज क्वांटाइजेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं एन की वैल्यू, कि कितने नंबर आप ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव करेंगे कि आपको मिल जाए ये वाला चार्ज मिल जाए। यस, आई थिंक यू कैन डू इट। ओके जी, एक और एग्जांपल आपके सामने है। 2 टाइनी स्फेरिकल वाटर ड्रॉप्स, आपके पास वाटर ड्रॉप्स हैं विद आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दो ड्रॉपलेट्स हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, 1 इंटू 10⁻⁻16 कूलम्स, हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। उनकी ये एक्चुअली सेपरेशन का इसलिए जिक्र किया गया है कि यहाँ पे एक और चीज़, हम इस क्वेश्चन को दोबारा भी करेंगे जब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अभी हमारा इस चार्ज से काम चल जाएगा। हाउ मैनी excess electrons are on each drop giving it its charge imbalance। चार्ज इम्बैलेंस क्या होता है, कि आपके पास जब एटम है या कोई आपके पास मैटर है तो उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज दोनों का बराबर होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर रहेंगे, कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको चार्जेस चाहिए हैं या आपको नज़र आता है कि आपके पास कोई चार्ज मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई गड़बड़ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या तो आपने रिमूव करने हैं या आपने ऐड करने हैं। तो लेकिन आप उसका नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फार्मूला, Q इज़ गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट E इज़ ऑलरेडी गिवन। आपको पता है कि E आपका एलिमेंट्री फंडामेंटल चार्ज है और दैट इज वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए सेम होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन इज़ बहुत टाइनी पार्टिकल है, ठीक है, और इसके मुकाबले में जो प्रोटॉन है वो बहुत हैवी पार्टिकल होता है।
ठीक है। अब ऑल्दो कि हम दोनों, हमारे लिए तो दोनों ही वो हैं, बहुत स्मॉल है। मैथ्स में, वेट में हमने इसकी डिस्कशन की थी। हम इनके वज़न की अगर बात करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो ये उसमें ये चीज़ें हम थोड़ा सा हमने देखें। तो इलेक्ट्रॉन का मैस, ठीक है, प्रोटॉन के मैस से बहुत कम होता है। जिन लोगों ने पहले फिजिक्स पढ़ी वो बता सकते हैं कि इसका नंबर का कितना रेशियो का क्या डिफरेंस इनका होता है। लेकिन चार्ज दोनों का सेम होता है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। उनका मैथ डिफरेंट है, लेकिन चार्ज का जो वैल्यू है दैट इज सेम बट अपोजिट। ए का होता है +1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, और दूसरे का क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, उसके साथ। लेकिन वैल्यू क्या होती है, वैल्यू सेम होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी डिस्कशन थी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब मेरा ख्याल है मैं इसी दो, क्योंकि नेक्स्ट हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, आई थिंक इट वुड बी कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करने का। तो वो मैं अभी शुरू नहीं कर रही हूँ। अभी आप लेक्चर में जाएंगे, सॉरी मीट के डिस्कशन में आ जाएंगे, तो जो भी हमने आज पढ़ा है आप उसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ जो भी हमारी डिस्कशन है उसको करेंगे, और अपने लेक्चर को फिर हम आज हम यहीं पर एंड करते हैं। आप मीट को अब ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, ओके जी।